नमस्ते साथियों। एक और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2021-22 कक्षा 12th सब्जेक्ट रसायन विज्ञान, पूर्णांक 34 नंबर और समय 2.25 घंटे। ये पेपर झीलों की नगरी अर्थात उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आपका अपना चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा और इस पेपर के अंदर आपको काफ़ी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट वाले अपने पेपर का मिलान करेंगे और अपने सभी साथियों को भी ये इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, जिससे सबके सब अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर सकें और अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को ये आइडिया लग पाएगा कि वहाँ की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में क्या आया और आपको इसको कैसे याद करना, और आपके हाफेली में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हमें पता है अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। नंबर 1 हिमांक अवनमन, नंबर 1 तो हम बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन और नंबर 4 प्रासन दाब। तो इसमें आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा द प्रासन दाब। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण है। तो आप सभी जानते हो कि जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बन पाया जाता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा द बीसीसी में समन्वय संख्या पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है। तो बीसीसी की समन्वय संख्या 8 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने कि रेडियो एक्टिव विखंडन में अभिक्रिया की कोटि होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये काफ़ी जो अदर बहुत से डिस्ट्रिक्टों में जो हाफेली की एग्जाम हुई है वहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 सरल घनीय जालक, इसका मतलब SCC, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो आप सभी जानते हो 0.52, नॉर्मली हम इसको 52% के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है, ताप से अप्रभावित होता है, मतलब ताप का वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो बेटा सीधी सी बात है, जिसके फॉर्मूले में आयतन आता है वो ताप से प्रभावित होता है। तो मोलरता और नॉर्मलता में आयतन शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन मोललता में आयतन नहीं होता है। अर्थात सीधी सी बात है कि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर बी मोल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी मोललता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक तो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 10 तक रॉन्ग और राइट वाले हैं। DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है, बिल्कुल किया जाता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। 2 प्रोपेनॉल हेलोफ्रोम अभिक्रिया नहीं देता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रोपेनॉल हेलोफ्रोम अभिक्रिया नहीं देता है। बेटा 2 प्रोपेनॉल से हेलोफ्रोम बनाया जा सकता है, अर्थात ये बात क्या हो गई यहाँ पर गलत साबित हो गई है। और इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, यहाँ पर काफ़ी बच्चे इसको हेलो एरिन, एरिन का मतलब जहाँ बेंजीन वाले हो, लेकिन एरिन तब होगा जब बेंजीन वाले, यहाँ बेंजीन वाले नहीं, बेंजीन वाले ये कब होती जब इसके अंदर बीच में गोला होता, अर्थात ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 CH3OH को कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। ये फॉर्मूला आपके मेथिल एल्कोहल का है, तो मेथिल एल्कोहल को हम कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या होगा राइट होगा। फिर से मैं एक बार 2 मिनट रिपीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो राइट है, 8 आपका रोंग है, 9 आपका रोंग है और 10 आपका राइट है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक चीज़ पूछी जाती है कि लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक किसको कहते हैं। तो निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के मिश्रण को, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं, जिसका उपयोग एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है, जिसकी सहायता से तीनों प्रकार के 1 डिग्री 2 डिग्री और
3 डिग्री प्रकार के एल्कोहल में अंतर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, माल्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, CH3Cl का IUPAC से नाम दो। कितना सिंपल कंपाउंड आपको इसके नामकरण में पूछा है। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, और कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्वेश्चन नंबर 14 आप समझिए, 14 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। C2H5Cl रेगिस्तान छोड़ दे, इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता। बेटा आपको एक चीज़ बात याद कर लेना कि जो एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है आपका, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की सबसे मुख्य अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात इस रेगिस्तान में हम क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये आप सब जानते हो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2 अभिक्रिया। बेटा ये जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए गए, अभी मैं और क्वेश्चनों को हल कराऊंगा, ये सब की सब मेरी मैराथन क्लास के माध्यम से या मेरी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हल करवा चुके हैं। बड़े क्वेश्चनों को कुछ आंसर आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इनको हमने कैसे हल किया है। अब क्वेश्चन नंबर 15, प्राशन किसे कहते हैं, प्रतिलोम प्राशन से किस प्रकार भिन्न है। प्राशन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, प्राशन किसे कहते हैं और प्रतिलोम प्राशन से किस प्रकार भिन्न है। ये मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में बताया था, इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो आपकी स्क्रीन पर 3 स्लाइड आएगी। नंबर 1, पहले के अंदर ये बताया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि प्राशन क्या होता है, प्राशन दाब किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरी स्लाइड में मैंने प्राशन दाब का फॉर्मूला कैसे व्युत्पन्न किया, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राशन दाब को हम पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। और तीसरी स्लाइड में प्रतिलोम प्राशन के बारे में बताया गया। ये तो मेरी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इन चीज़ों को हल करवाया गया है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, मोलरता किसे कहते हैं। बड़ा एक सिंपल सी बात है कि मोलरता की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है वो 55.5 मानते हैं हम, 55.5 या 55.56 लिख लेते हैं इसको। तो शुद्ध जल की मोलरता इतनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हेनरी का नियम। ये 2 डिस्ट्रिक्ट की एग्जाम हाफ ईयरली की और हो चुकी, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हेनरी का नियम लिखिए और 2 कमियां समझाइए। तो ये भी ऑनलाइन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन, तो सब करवाए, लेकिन कुछ क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया है। हेनरी का नियम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है और कंप्लीट तरीके से इसको समझाया गया है, लिखा हुआ। तो चाहे तो आप वीडियो के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो हेनरी का नियम स्क्रीन के सामने। इसके बाद कमियां पूछे, तो कमियां भी मैंने अलग से आपके पेपर में बताई थी। कमियां भी आपको आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी होगी नज़र, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। यह आपका अपना चैनल है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने जितने भी साथी हैं उनको ये वीडियो का लिंक शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हाफ ईयरली पेपर को हल करोगे, जितना ज़्यादा हल करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम कोटि अभिक्रिया। हर हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के पेपर में शून्य कोटि, जिनकी एग्जाम नहीं हुए वो इस बात को गौर कर ले, शून्य कोटि या प्रथम कोटि में से एक आपको जरूर पूछा जाएगा। और मैंने मैराथन क्लास के माध्यम से बहुत इजीली लैंग्वेज में इसको समझाया हुआ, चाहे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने, जिससे टाइम नहीं लगा और फटाफट हम जल्दी से इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। 4 कारकों के नाम बताने सिंपल से हैं, बिल्कुल आपके सामने। नंबर 1 हो सकता है अभिकारक की सांद्रता, दूसरा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा ताप, पांचवा विकिरण का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा। ये सब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद नंबर 20 की बात करते हैं। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं तो 99% पूर्ण होने में कितना समय लगता है? तो बड़ा सीधा फॉर्मूला बेस पर आधारित। तो प्रथम कोटि के लिए हमें फॉर्मूला क्या याद करना था? के बराबर 2.303 अपॉन टी log R0/R की सहायता से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आपको ज्ञात करके कमेंट्स में बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, एल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि फिनोल फिनोल का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर OH, और जब फिनोल से H+ आयन बाहर निकलता है तो इस ऑक्सीजन पे माइनस और H+, इस संरचना को हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन की अनुनादित संरचना बनने के कारण यह अधिक अम्लीय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 क्वेश्चन है, तो इनमें से अपने को जो इजी लगता है उनमें से एक हम हल कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 22 में ये प्रश्न ज़्यादा अपने काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा कि फिनोल की अनुनादित संरचना बनाइए। तो आपको आपकी स्क्रीन पर मेरी क्लास का एक शॉट मिल जाएगा। तो फिनोल की अनुनादित संरचना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विलियम ईथर संश्लेषण अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है। तो जितनी भी नेम रिएक्शन उनका मैंने सभी का अलग से एक वीडियो बना रखा है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद अगला है, क्या होता है जब फिनोल और विलियम्स ईथर संश्लेषण में? तो सीधी सी बात है कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और एग्जाम। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाई जाती है? बेटा, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाने का मतलब होता है कि फिनोल की तीनों कंडीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और आपका जो उत्पाद है वो ये प्राप्त होगा। देखो, ये तो होगा फिनोल, इसकी ये ऑर्थो पे एक Br जुड़ जाएगा, इस पे भी Br जुड़ जाएगा और इस पे भी Br जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 1,2,2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, SN1 व SN2 क्रिया विधि को समझाइए। बेटा, मैंने जब चैप्टर नंबर 10 की मैराथन क्लास ली थी तो उसमें विशेष फोकस किया था एग्जाम के अंदर की SN1 और SN2 अभिक्रिया दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनका जो वीडियो है का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, देख लीजिए। पहले SN1 को हमने रिप्रेजेंट किया है, इसके बाद SN2 को। तो दोनों को आप अच्छे तरीके से यहाँ से नोट कर लेना, जिससे आपकी एनुअल एग्जाम में जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली हल कर सको। थोड़ा हमने फटाफट लिया कि जिससे अपना फटाफट ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। क्योंकि बेटा देखो, क्लोरोबेंजीन की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो शॉर्ट में समझा रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ये जो Cl होता है यहाँ पर जो ये बंध है, इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं और आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण ये बंध आसानी से नहीं टूटता है। इस कारण से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति नहीं दर्शाता है या कम क्रियाशील होता है। इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी आपके स्क्रीन के सामने मैंने रख दिया है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक बात तो बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का, तो सबका 1-1 नंबर है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन में कभी भी SN1 और SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये बड़ा है। तो कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहाँ यह क्रिया विधि पूछी जाती है। फिर भी इसने क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर का। आओ, जैसे यहाँ से 5 नंबर का आपको शो हो रहा है, अगर 1 नंबर का होता तो नॉर्मली इनमें क्या पूछते, वो अंतर पूछते। चलो, जो कोई बात नहीं, पेपर जैसा भी हो, अपने को इसको अच्छे तरीके से हल करके समझना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये नेम रिएक्शन आ गई। बेटा, मैंने पहले भी आपको कहा है, जितनी भी नेम रिएक्शन है उन्हें सबका मैंने वीडियो अलग से बना दिया, जिससे आप इजीली
याद कर सकते हो, सब बहुत कंफर्टेबल लेवल पे। एक एक नेम रिएक्शन का मैंने वीडियो बनाया है। फिटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं, रायमंड टिमान अभिक्रिया क्या होता है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है, चैप्टर वाइज ये आपको सबके सब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट अर्थात झीलों की नगरी का ये पेपर था और ये पेपर काफ़ी अच्छा है। तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंटों ने अपना मिलान कर लिया होगा और अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ एग्जाम होने वाली है, अदर डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो इस पेपर की सहायता से काफ़ी नए क्वेश्चन जान पाए होंगे। अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे वो सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ी सी स्पीड इसलिए फास्ट रखिए कि पेपर जल्द से जल्द हल हो जाए। इसी के साथ ये आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।